वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के मध्यकालीन भारत के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है 1947 के भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कई सालों से एग्जाम में पूछा जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं कि भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश के विभाजन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां तथा कारण, जिनमें से पहला कारण है ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और शासन करो की राजनीति। दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो है वो जब तक इंडिया में रही तब तक वो फूट डालो और शासन करो की नीति के आधार पर यहाँ पे राज करती रही। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे एग्जाम में। कांग्रेस की स्थापना के कुछ वर्षों बाद ही सरकार ने कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए फूट डालो और शासन करो की राजनीति का सहारा लिया था। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने का वायदा, मार्ले मिंटो मिशन योजना और इटली की 20 फरवरी 1947 की घोषणा अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति के परिणाम थे। अंग्रेज कांग्रेस को भारत का शासन देना ही नहीं चाहते थे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के कुछ वर्ष बाद ही जो कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ किया था उसे कुचलने के लिए, यानी कि उसे ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है फूट डालो और शासन करो नीति का सहारा लिया और 1905 में बंगाल विभाजन किया, 1906 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने का वायदा किया, मार्ले मिंटो मिशन योजना और इटली की 20 फरवरी 1947 को घोषणा की। ये सब जो चीज़ें अंग्रेज सरकार ने की वो साफ ही बताते हैं कि वो जो है फूट डालो और शासन करो की नीति के मतलब पक्ष में थे और वो फूट डालो शासन करो नीति कर रहे थे। अंग्रेज कांग्रेस को भारत का शासन देना ही नहीं चाहते थे, यानी कि अंग्रेजों का मन था कि उन्हें जो है कांग्रेस को शासन नहीं देना है, यानी कि वो शासन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए सांप्रदायिक दंगे करवाते थे, हिंदू मुसलमान में झगड़े करवाते थे। तो ये था पहला कारण जिसमें हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश का जो है फूट डालो राज करो पहला कारण था, जो कि 1947 का भारत विभाजन का एक कारण बना। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा कारण, कांग्रेस की दुर्बल नीति। कांग्रेस की जो कमजोर नीति थी वो भी इसके पीछे बहुत ही बड़ी कारण बन के आती है कि भारत विभाजन इसके वजह से भी हुआ। कांग्रेस ने अपनी कमजोर नीति के कारण भी लीग को अनावश्यक महत्ता दी, यानी कि जो मुस्लिम लीग थी उसे जो है बेकार में ही उसे महत्ता दी, यानी कि उसे महत्वपूर्ण बताया या महत्व दिया, उसे महत्ता नहीं देनी चाहिए था। कांग्रेस ने 1916 में लीग से लखनऊ समझौता करके उसकी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार करके परोक्ष रूप से पाकिस्तान की नींव रख दी। यानी कि 1916 में जो लखनऊ में समझौता हुआ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में वहीं पे जो है पाकिस्तान की मांग रख दी गई, क्योंकि वहाँ पे जो है कांग्रेस ने जो है लीग को, मुस्लिम लीग को जो है महत्ता दी गई और मुस्लिम लीग जो था वो जान गया था कि अब जो है हम आसानी से कांग्रेस के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं और हम अपने सांप्रदायिकता के बल पे, यानी कि हिंदू मुस्लिम के बल पे जो है मतलब एक मुस्लिम अलग जात हो जाती है, हिंदू अलग जात हो जाती है, तो एक मुस्लिम जात होने के नाते हम जो है पाकिस्तान की मांग रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 1916 में जो लखनऊ में समझौता हुआ उस समझौते में जो है मांग को, जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया और वहीं से जो है मुस्लिमों के मन में एक नया देश बनाने का जो है ख्वाब जो है वो चालू हो गया। तब से जो है एक समझ लीजिए नींव रख दी गई कांग्रेस के द्वारा कि अब जो है दो देश बन के ही रहेंगे। CR फार्मूला की मांग की एक प्रकार से स्वीकार ही कर लिया गया था। CR फार्मूला यानी कि जो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी थे उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो कांग्रेस का समर्थन करें, चाहे वो ऊंचे लेवल पे हो या नीचे लेवल पे हो, यानी कि या जो 2-3 तरह के समर्थन थे जो इस फार्मूले में बनाए गए थे राजा गोपालचारी के द्वारा कि मुस्लिम जो है पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन करे और जब ब्रिटिश भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे तब हम लोग जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में चुनाव कराएंगे और उस चुनाव के आधार पर देखेंगे कि एक अलग देश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये फार्मूला जो है स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि ये फार्मूला जो है गांधी जी ने भी स्वीकृत किया था कि इसको स्वीकार कर लेना चाहिए और इसको सबको मान लेना चाहिए। ये मुस्लिम लीग मानने वाले ही थे लेकिन इसको उन्होंने माना नहीं, यानी कि स्वीकार नहीं किया। इस फार्मूला को लेकर गांधी जी ने बार बार मिस्टर जिन्ना से भेंट करके उन्हें ही महत्वपूर्ण नेता बना दिया, यानी कि इस फार्मूले को बार बार ले जाते थे वो जिन्ना के पास, चूँकि जिन्ना मुसलमान थे तो उन्होंने जो है मुसलमानों का जो है एक नेता बन गए थे, वो मुसलमानों की बातों को लेकर वो लड़ रहे थे। तो गांधी जी समझते थे कि एक तरह से अगर हम सोचे तो गांधी जी समझते थे कि ये मुसलमानों के नेता हैं तो इनसे संपर्क करना चाहिए, इनसे जो बातें हैं उनको शेयर करनी चाहिए और एक नीति बनानी चाहिए कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान बनेगा कि नहीं, क्योंकि जिन्ना जो है उस समय मुसलमानों के नेता बन चुके थे। तो उसमें जो है गांधी जी ने बार बार जिन्ना से मिलकर उन्हें महत्वपूर्ण नेता बना दिया। वो एक नॉर्मल नेता थे, अगर उनसे ये लोग मिलते नहीं, उनको महत्व ही नहीं देते, तो ऐसे तो बहुत सारे मुसलमान थे जो उस समय नेता थे, लेकिन उसमें जिन्ना को इन्होंने महत्वपूर्ण रोल दे दिया, यानी कि महत्वपूर्ण बना दिया इनसे बातें करके और इनसे जो नीति थे उनको शेयर्स करके और जो फार्मूले थे उनको जो है जिन्ना से बताकर। तो गांधी जी बार बार मिल रहे थे, इसलिए सबको लग रहा था कि जिन्ना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण
आदमी हैं, क्योंकि जो महात्मा गांधी हैं वो उनसे मिल रहे हैं। इसकी वजह से भी जो है पार्टीशन का बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ गया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल के भाषणों से भी लीग की पाकिस्तान की मांग का समर्थन मिला। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कुछ नम्र भाषण देते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल वो जो है एकदम पूरा बहुत ही तगड़ा भाषण देते थे, जिससे मुसलमानों को आहत पहुँचता था। मुसलमानों को डर लगता था कि हो सकता है कि हमारा आगे जो है स्वतंत्रता का हनन किया जाए, हमें परेशान किया जाए। हम लोग कम लोग हैं, यानी कि अल्पसंख्यक हैं, और हिंदू लोग बहुसंख्यक हैं, तो ये लोग हम लोगों के ऊपर अत्याचार करें, यानी कि प्रताड़ना करें, हम लोगों को परेशान करें। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण थे उससे भी मुसलमान डर रहे थे और वो अलग होने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो एक में रहेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग उन्हें परेशान करते रहेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राष्ट्र की बात करते थे, ज़्यादातर वो मुस्लिमों को टारगेट करते थे कि अगर ये लोग आवाज़ उठाएं तो इनके साथ गलत किया जाएगा और इन्हें आवाज़ उठाने नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए जो है वो हिंदू थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो हिंदू की तरफ से ज़्यादा बातें करते थे। इसलिए भी जो है मुसलमानों को डर लग रहा था कि ये जो है हिंदू नेता हैं और हमारी बातें उतनी नहीं करते हैं, तो ये जो है हिंदू की तरफ ही होंगे, हमारे जो है बाद में शोषण होगा। इसलिए भी जो है लीग में जो है पाकिस्तान बनाने का समर्थन मिल गया। तो ये था हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस की दुर्बल नीति, यानी कि इनकी दुर्बलता की वजह से जो है भारत में जो है पार्टीशन की बातें चली। तो कांग्रेस की अगर दुर्बल नीति नहीं होती, इन्होंने जो है जिन्ना को महत्व नहीं दिया होता और उस समय जो है हिंदूवादी फार्मूला ज़्यादा नहीं लगाया होता, यानी कि हिंदू को लेकर ज़्यादा बातें नहीं की होती, तब भी जो है मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान बनाने की बात नहीं करते। लेकिन जिन्ना को महत्व देना और हिंदू मुसलमान की बातें करना, ये जो है काफ़ी खतरनाक साबित हुई पार्टीशन के लिए। अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग सांप्रदायिक दंगे, यानी कि जो हिंदू मुसलमान यानी जो धर्म के आधार पर दंगे होते थे उनकी क्या कहानी है। लीग ने पाकिस्तान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की नीति के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे कर दिए थे। इन देशों में एक गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की नीति के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे कर देते हैं। यानी जो मुसलमान लोग थे मुस्लिम लीग के अंतर्गत, उन्होंने दंगे कर दिए कि उनको जो है जल्द से जल्द जो है पाकिस्तान बना के दिया जाए, यानी कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। इन देशों में एक गृह युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, यानी कि जो सांप्रदायिक दंगे थे उसमें इतना ज़्यादा खून खराबा हो रहा था कि जैसे गृह युद्ध हो गया, यानी कि एक देश में जो है लोग मरने कटने के लिए तैयार हों। तो ये दंगे जो है काफ़ी हद तक लोगों को प्रभावित किए कि इनको जो है इनका पाकिस्तान बना के दे दिया जाए। तो सांप्रदायिक दंगे इस प्रकार से जो है कारण बने 1947 के भारतीय विभाजन के। अब आगे चलिए देखते हैं पाकिस्तान की स्वीकृति के कारण। पाकिस्तान के निर्माण के लिए कोई तैयार नहीं था। गांधी जी के अनुसार यदि हमारे देश में भी सांप्रदायिकता की आग फैल जाए, यहाँ पे ये यदि मारे नहीं है, प्रिंटिंग जो यहाँ पे टाइपिंग गड़बड़ हो गई, यदि पूरे है यहाँ गांधी जी ने कहा था कि यदि पूरे देश में भी सांप्रदायिकता की आग फैल जाए तब भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। यानी कि पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाई हो फिर भी पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये जो है गांधी जी का कहना था। लेकिन ये जो है बाद में गलत हो गया, यानी कि उसका उल्टा हो गया। इसको देखते हैं आगे हम। फिर भी घटनाक्रम और परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन के साथ स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि आगे आखिर क्यों कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया, लेकिन कुछ ऐसी घटना और परिस्थितियां बनी जिसे देखकर कांग्रेस के नेताओं ने सोचा कि इससे अच्छा तो विभाजन ही होगा, क्योंकि अगर मुस्लिम लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमारे साथ देश में नहीं जुड़ना चाहते हैं, अलग धर्म के लोग हैं और वो लोग अलग रहना चाहते हैं, जैसे जिन्ना ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते और वो अलग अलग रहना चाहिए उनको, क्योंकि अगर वो एक देश में रहेंगे तो उनमें जो है ज़्यादातर परोक्ष होता रहेगा, कटाक्ष होता रहेगा, लड़ाइयाँ होती रहेंगी और हिंदू अपने अस्तित्व के लिए और मुस्लिम अपने अस्तित्व के लिए लड़ता रहेगा। जो आज भी हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि हिंदू लोग मुस्लिमों को नहीं पसंद करते हैं और मुस्लिम लोग हिंदुओं को नहीं पसंद करते हैं। तो ये तब भी था। इसी की वजह से जो कई सारे घटनाक्रम को देखते हुए कांग्रेस के नेताओं ने जो है विभाजन को स्वीकार कर लिया। अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग द्विराष्ट्र सिद्धांत। यही सिद्धांत जो है जिन्ना ने कहा था। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत कैसे कारण बना भारत के विभाजन के। जिन्ना के अनुसार भारत में दो राष्ट्र निवास करते हैं, यानी कि हिंदू और मुस्लिम, अतः दोनों का पृथक पृथक राज्य होना चाहिए। जिन्ना के अनुसार मुस्लिम का एक पृथक राष्ट्र है, उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज हिंदुओं से मित्र है। यहाँ पे दोस्तों फिर से जो है एक गड़बड़ा बोल सकते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, जो कि है भिन्न, यानी कि यहाँ पे भिन्न होना चाहिए लेकिन यहाँ पे हिंदुओं से मित्र है हो गया है, यानी कि उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज जो है हिंदुओं से भिन्न है, यानी अलग है, उनके भिन्न धार्मिक दर्शन है। अतः दोनों की एक राज्य में रखने पर बहुमत वाला समुदाय अल्पमत का शोषण करेगा। जिन्ना ने ये बातें कही थी कि दो राष्ट्र का सिद्धांत उन्होंने अपनाया था कि दो राष्ट्र होने चाहिए, अगर दो धर्म है तो दो राष्ट्र होने चाहिए। लेकिन अगर देखते हैं उस समय तो बहुत सारी जातियाँ भी, तो अगर जातियाँ अलग अलग जातियाँ मांग करने लगती तो भी गड़बड़ हो जाता है। कुछ जातियों में अलग देवताओं की पूजा की जाती है, कुछ जातियों में अलग देवताओं की पूजा जाती है, यानी कि पंजाब में जो है दूसरे देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर जो है
आप समझ ही सकते हैं कि पंजाबी लोग हिंदू देवताओं को उतना नहीं मानते हैं और हम हिंदू लोग पंजाबी को नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है दूसरे देवताओं की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से जो 3 देश हो गए होते, लेकिन यहाँ पे जो है पंजाबी लोग जो थे वो हिंदू से जो है थोड़ा मिले थे, इसलिए यहाँ पे उनकी समानता हो गई। लेकिन हिंदू और मुस्लिम जो है वो एकदम अलग अलग जाति थे, इसलिए यानी कि अलग अलग धर्म था, हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म था। इसलिए इन दोनों धर्मों के लिए जो है, बाकी ईसाई जो है, सिख ईसाई जो है, सिख तो हो गए दूसरे, लेकिन ईसाई जो है वो तो बहुत ही अल्पसंख्यक थे, तो वो लोग क्या अलग ही देश बनाने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें तो ये देश छोड़ के जाना ही पड़ता, क्योंकि इनका देश तो वो था ही नहीं। तो हिंदू और मुस्लिम 2 बहुसंख्यक लोग थे भारत में, तो इनके लिए जो है जिन्ना ने कहा कि अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो क्योंकि इनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज भिन्न है और इनके धार्मिक दर्शन भी भिन्न है, यानी कि धार्मिक दर्शन जो है वो भिन्न है, अतः दोनों की एक राज्य में रखने पर बहुमत वाला समुदाय अल्पमत पर शोषण करेगा। यानी कि अगर दोनों लोग एक ही देश में रहते हैं तो जो ज़्यादा संख्या में है वो कम संख्या वालों को शोषण करेगा। आज भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे मुसलमानों के बीच में हिंदू के कम परिवार हैं वहाँ पे शोषण होता है, जहाँ पे हिंदुओं के बीच में मुस्लिम के परिवार वहाँ पे शोषण होता है। बहुत कम ही जगह है जहाँ पे लोग मिल मिला के रहते हैं, लेकिन जहाँ पे जिसकी संख्या कम होती है उसका जो है शोषण होता है। अतः इस उपमहाद्वीप को समस्या का समाधान द्विराष्ट्र के सिद्धांत में ही खोजा जाना चाहिए। तो जिन्ना ने ये प्रस्ताव रख दिया कि जब 2 धर्म के लोग हैं तो 2 देश बन जाए तो उसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि दोनों देश में अलग अलग लोग रहेंगे और अपना खुशी से रहेंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे मुसलमान मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी हिंदू मौजूद हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो जिन्ना ने जो बातें कही वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान यहाँ से गए ही नहीं, बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से आए नहीं। तो आखिर वही बात हुई, दोनों जगह पे जो है अल्पसंख्यक लोग मौजूद हैं और जिनका शोषण होता है, और वो लोग आगे लड़ते हैं तो बचते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का शोषण होता है जो लोग अल्पसंख्यक होते हैं। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं अंतिम सरकार की असफलता। 1946 में लीग के अंतिम सरकार में सम्मिलित हो जाने से सरकार का कार्य चलाना कठिन हो गया। 1946 में जो है लीग जो है अंतिम सरकार में सम्मिलित हो गई, यानी कि जुड़ गई, लेकिन इससे जो है सरकार का जो है कार्य चलाना कठिन हो गया। कैसे हो गया? लियाकत अली खान जिनके पास वित्त विभाग था बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे थे, यानी कि जो लियाकत अली खान थे वो मुस्लिम थे, वो सरकार में आ गए थे, लेकिन वो बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे थे सरकार का। पटेल के अनुसार, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, मैंने विभाजन मजबूरी की हालात में स्वीकार किया। सरकार में मुस्लिम लीग के 5-6 सदस्य थे जो देश का विभाजन कराने के लिए ही सरकार में आए थे। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोल दिया कि जो लियाकत खान थे वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, वो सहयोग ही नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने आगे अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो मजबूर हैं, क्योंकि जो लोग मुस्लिम लोग आए हैं सरकार में वो लोग विभाजन कराने के लिए आए हैं, अलग देश बनाने के लिए आए हैं, वो लोग सरकार को एक साथ चलाने के लिए नहीं आए हैं, जबकि ये मंशा हुई थी कि सब लोग एक साथ सरकार को चलाएंगे। तो ये कारण था जो है अंतिम सरकार की असफलता का भी कारण था कि विभाजन होने की नया रास्ता प्रशस्त हुआ और विभाजन होने वाला था, यानी कि विभाजन तो हो ही चुका है, विभाजन हुआ। आगे हम लोग देखते हैं हिंदू संप्रदायवाद, यानी कि हिंदू के धर्म के जो लोग थे वो लोग किस प्रकार से इसके अधीन थे। हमने पहले देख लिया कि जिन्ना ने जो है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया, जिनमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलग अलग देश की बात की। वैसे ही यहाँ पे हिंदू संप्रदायवाद, यानी कि हिंदू में जो है धर्म को लेकर प्यार था, मोहब्बत थी, वो जो बात है वो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। हिंदू संप्रदायवाद भी देश के विभाजन के लिए उत्तरदायी था। मदन मोहन मालवीय, सावरकर, भाई परमानंद जैसे नेताओं ने तथा हिंदू महासभा जैसी संस्थाओं ने हिंदू संस्कृति और हिंदू हितों की रक्षा का नारा बुलंद किया। इससे मुसलमानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने मुस्लिम संप्रदायवादियों से विभाजन का नारा बुलंद कराया। हिंदू संप्रदायवाद से हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे जो है जो मदन मोहन मालवीय हैं, सावरकर भाई थे और भाई परमानंद जैसे नेता थे, और हिंदू महासभा था, इन लोगों ने जो है हिंदू की बात रखी। इन लोगों ने जो है केवल हिंदू की बात की और इन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं की रक्षा, अगर मुसलमान लोग रहें तो हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पाएगी, हिंदुओं के ऊपर शोषण होगा, मुसलमान लोग गलत हैं, हिंदू लोग गलत हैं। मुसलमानों ने कहा हिंदू लोग गलत हैं, लेकिन हिंदू संख्या जो है बहुल होने के कारण इनमें बड़े बड़े नेताओं ने जो है हिंदुओं को पक्ष रखा, जिससे जो है मुसलमानों पर उल्टा प्रभाव पड़ा। और उन्होंने सोचा कि जैसे ये लोग अपनी जात की बात कर रहे हैं, अपने धर्म की बात कर रहे हैं, हमारी बात नहीं कर रहे हैं, तो आगे भी ये अपने ही धर्म की बात करेंगे, यानी हिंदुओं की बात करेंगे, मुस्लिमों की जो है बात नहीं करेंगे। इसीलिए जो है जो मुसलमानों ने जो है अलग पाकिस्तान का बनाने का निर्णय लिया और विभाजन का नारा बुलंद हुआ। तो हिंदू संप्रदायवाद की वजह से भी जो है ये संभव हुआ था। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं सशक्त एवं संगठित भारत का स्वप्न। ये जो है ये पैसेज जो है कुछ ज़्यादा ठीक लगता है विभाजन के लिए, क्योंकि इसमें जो है एक सही बातें की गई है कि कांग्रेस के नेता यह अनुभव करते थे कि संगठित और सशक्त भारत एक विशाल और असशक्त भारत से अच्छा है। यानी कि अगर हम पाकिस्तान के साथ होते हैं तो हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, यानी कि हम बहुत बड़े देश होते हैं, यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा भी हमारे साथ होता तो थोड़ा और बड़ा देश हमारा होता। लेकिन यदि विभाजन ना होता तो भारत दुर्बल बना रहेगा। तो लेकिन कांग्रेस के नेता जो थे वो लोग देख रहे थे कि जो लोग विभाजन के पक्ष में हैं वो लोग सरकार में अच्छा काम ही नहीं कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि विभाजन हो जाए किसी भी तरह से, और वो लोग मिल के काम करने को तैयार ही नहीं है। इसलिए जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने देखा कि इससे अच्छा तो एक छोटा देश ही हो, लेकिन एक
सशक्त भारत हो, असशक्त भारत ना हो। इसलिए उन्होंने जो है भारत को दुर्बल ना होने के लिए विभाजन को स्वीकार किया, क्योंकि अगर भारत एक साथ रहता तो हिंदू मुसलमान में आज भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती। अभी तो होती हैं नॉर्मली, लेकिन अब अगर आज भी पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक होता तो ज़्यादा लड़ाइयाँ और ज़्यादा मसले होते, जो कि अब कम है क्योंकि कम हिंदू मुस्लिम में होते हैं, लेकिन अगर होता तो ऐसा मसला ज़्यादा होता है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि भारत दुर्बल बना रहेगा, इसलिए भारत को दुर्बल ना बनाया जाए, कमज़ोर ना बनाया जाए, एक सशक्त भारत बनाया जाए। इसीलिए उन्होंने जो है संगठित भारत के लिए विभाजन को स्वीकार किया। आगे देखते हैं, क्योंकि लीग और कांग्रेस की संयुक्त सरकार ना चल सकेगी और प्रशासन में गतिरोध होगा। वही बातें लिखी गई है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सरकार जो है सही रूप से चल नहीं पाएगी, क्योंकि वो लोग साथ में एक साथ काम ही नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग कुछ और चाहेगा, कांग्रेस कुछ और चाहेगी, और दोनों लोग अपनी अपनी बातों पर अड़े रहेंगे तो कैसे देश चलेगा। दोनों को समझौता करना होगा। इसलिए समझौता ना होने का कारण लोगों ने अलग अलग देश बनाने का फैसला किया। सरदार पटेल के अनुसार पाकिस्तान निर्माण के पश्चात हमारे पास 3/4 शेष भारत बचा रहेगा। इसे हम अपनी इच्छा अनुसार विकसित और सशक्त बना सकते हैं। यदि मुसलमानों को यहाँ रहने के लिए विवश किया गया तो फूट और मनमुटाव करने के कारण प्रगति और योजना कुछ भी संभव नहीं होगा। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे कहते हैं कि हमारे पास 3/4 भारत तो रहेगा ही, इससे हम लोग अपनी इच्छा अनुसार जो है विकसित करेंगे, सशक्त बनाएंगे। और यहाँ पे अगर मुसलमानों को रहने के लिए विवश किया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि वो लोग मुसलमान लोग यहाँ रहें, तो फूट और मनमुटाव के कारण प्रगति और योजना भी कुछ संभव नहीं होगा। यानी कि लोगों में फूट रहेगी, मनमुटाव रहेगा, गुस्सा रहेगा। तो इसकी वजह से जो है जो भी योजना होगा, जो प्रगति का कार्य होगा, जो भी विकास का कार्य होगा, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है इन्होंने जो है विभाजन को स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं, जिन्ना द्वारा कटे छठे पाकिस्तान की स्वीकृति। जिन्ना एक बड़े और विशाल पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। पंजाब सीमा प्रांत, सिंध, बंगाल, आसाम चाहते थे तथा एक कॉरिडोर या मार्ग भी चाहते थे जो पूर्व और पश्चिम भाग को जोड़ सके। प्रस्तावित पाकिस्तान योजना में बंगाल और पंजाब का विभाजन भाग, सिलहट जिला, सीमा प्रांत तथा सिंध रखे गए थे, जिनको जिन्ना ने अपंग, काटा छाटा और दीमक लगा पाकिस्तान कहकर अस्वीकार कर दिया। किंतु कुछ समय बाद माउंटबेटन वायसराय बनकर आए और जिन्ना ने अपनी स्वीकृति दे दी और विभाजन की योजना को कार्यान्वित कर दिया गया। जिन्ना जो थे वो चाहते थे कि उन्हें बहुत बड़ा पाकिस्तान मिले शुरुआती दौर में, लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन आए वायसराय बनकर, तब उन्होंने जो है ये कहा कि आपको वो जो पाकिस्तान है उसी में संतोष करना पड़ेगा, और जिन्ना ने इस बात को मान लिया। अगर जिन्ना वो बात नहीं मानते तो शायद कोई और बात मानते जिससे कि पार्टीशन नहीं होता, लेकिन जिन्ना ने जो है कटे छट्टे जो क्षेत्र थे उधर, पाकिस्तान कितना बड़ा है ही, उतने बड़े पाकिस्तान के लिए में ही वो खुश हो गए और वो चले गए पाकिस्तान। इसलिए भी जो है पाकिस्तान का जो है बंटवारा हुआ। आगे हम लोग देखते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव एक इस प्रकार से जो पार्टीशन को प्रभावित करता है, यानी कि ये कैसा कारण है जिससे कि जो पार्टीशन संभव हुआ, देखते हैं। कांग्रेसी नेता पर लॉर्ड माउंटबेटन के व्यक्तित्व का भी व्यापक प्रभाव पड़ा। माउंटबेटन ने नेहरू और पटेल को विभाजन की उपयुक्तता तर्कों द्वारा समझाई। लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और लीग दोनों को विभाजन के लिए तैयार कर लिया और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, जिसमें 2 अभिराज्यों की अव्यवस्था थी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन का जो है काफ़ी प्रभाव था। इन्होंने जो है नेहरू और पटेल को जो है समझा लिया और जिन्ना को भी एक तरह समझा लिया। दोनों तरफ जो है इन्होंने अपनी बात को मनवा ली। ये मतलब इतनी आप कह सकते हैं बुद्धिमान थे कि इनको जो है अच्छी तरह से बातों को समझा दी तर्कों के द्वारा, और दोनों तरफ के लोग मान भी गए, यानी कि जिन्ना भी मान गए और पटेल और नेहरू भी मान गए, जिससे जो है इनके प्रभाव के कारण से 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 2 राष्ट्र बने, 2 राज्य बने, जो कि एक पाकिस्तान हुआ, एक भारत हुआ। तो इस प्रकार से जो है लॉर्ड माउंटबेटन के प्रभाव से भी जो है भारत का विभाजन संभव हुआ। आगे हम लोग देखते हैं सत्ता के प्रति आकर्षण, यानी कि सत्ता के प्रति आकर्षण किस प्रकार से जो है विभाजन को आगे बढ़ाया। गांधी जी के अनुसार उनके अनुयायियों ने उनके साथ विश्वासघात किया। अब चूंकि सत्ता उनकी पहुंच में थी, इसलिए गांधी जी उनके लिए बेकार थे। नेहरू और जिन्ना में से कोई भी केंद्रीय शासन में द्वितीय पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए दोनों देश के विभाजन के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि सत्ता के प्रति दोनों का आकर्षण था, यानी कि जिन्ना भी थे और नेहरू भी थे। दोनों लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही लोग बन सकते हैं। इनमें से कोई भी जो है सेकेंडरी पद के लिए तैयार नहीं था, यानी कि उससे नीचे पद के लिए या दूसरे पद के लिए वो तैयार नहीं था। दोनों एकदम चाहते थे प्रधानमंत्री बनना। इसलिए जो है दोनों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अलग अलग देश बनाया गया, जिनमें दोनों देशों में दोनों लोग प्रधानमंत्री बने। यहाँ पे जो ब्रेचर के अनुसार, ब्रेचर क्या कहते हैं, कांग्रेसी नेताओं का सत्ता के प्रति आकर्षण भी था। उनकी अब यह नीति थी कि विभाजित करो और छोड़ो। सत्ता के प्रति हम लोग यहाँ ऊपर आ गए, यहाँ पे हम लोग थे। ब्रेचर के अनुसार कांग्रेसी नेताओं का सत्ता के प्रति आकर्षण भी था। उनकी अब यह नीति थी कि विभाजित करो और छोड़ो। सत्ता के प्रति मोह की भावना से जल्दी में उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया। ब्रेचर जो है माइकल ब्रेचर थे। इन्होंने जो है नेहरू के ऊपर जो है एक किताब लिखी थी, और समझ लीजिए कि भारत के जो
उस समय के सारी कहानियाँ थीं उनको जो है इस किताब में सम्मिलित किया था। तो उसमें जो है ब्लेचर कहते हैं कि अंग्रेजी नेता थे जो कांग्रेस के नेता थे, उन्हें सत्ता के प्रति आकर्षण था और उन्होंने सोचा कि अरे यार इसको विभाजित करो और छोड़ो, यानी कि देश को अलग अलग करो और जल्दी से सत्ता अपने हाथ में लो। तो सत्ता के प्रति मोह की भावना से भी है विभाजन जो है स्वीकार कर लिया गया। अगला कारण हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के प्रति आकर्षण। 1944 में राजा गोपालचारी योजना के पर यानी कि राजा गोपालचारी योजना पर जब महात्मा गांधी मिस्टर जिन्ना से मिले तो जिन्ना ने इसे कटा छटा और दिमाग लगा पाकिस्तान का कर उसे स्वीकार कर दिया था। 1944 में राजा गोपालचारी जो योजना बनाए थे उस पर जो है महात्मा गांधी मिस्टर जिन्ना से मिलने गए और उस पर जो है जिन्ना ने जो है कहा कि ये जो है कटा छटा और दिमाग लगा पाकिस्तान है और मैं ये पाकिस्तान है लेकिन तैयार नहीं हूँ। लेकिन ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि परंतु माउंटबेटन योजना के अनुसार मिस्टर जिन्ना को कटा छटा पाकिस्तान ही मिल रहा था, यानी कि माउंटबेटन जो थे वो उन्हें उतना ही दे रहे थे, यानी कि उस समय जो नियम थे उसके अनुसार उनको उतना ही मिल रहा था। इसलिए भारतीय जनमानस इसे स्वीकार करने के पक्ष में था। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत बंगाल और पंजाब के विभाजन की भी व्यवस्था थी जिससे इन प्रांतों के हिंदू और सिखों को अस्थायी भेदभाव से बचाया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से वही बात आ गई कि जो पंजाब और बंगाल में जो है हिंदू और सिख थे इनमें अस्थायी भेदभाव था, इसको खत्म करने के लिए जो है इसकी विभाजन की भी व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही स्वतंत्रता के प्रति आकर्षण भी कांग्रेस द्वारा विभाजन योजना स्वीकार किए जाने का एक कारण था। माइकल ब्रेचर ने फिर से अपनी बुक में जो लिखा है उसको दिया गया है। कांग्रेसी नेताओं के सम्मुख सत्ता के प्रति आकर्षण भी था। इन नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश ब्रिटिश विरोध में व्यतीत किया था और यह स्वाभाविक रूप से फिर से गड़बड़ हो गया। हाँ, तो हम लोग आ चुके हैं। अधिकांश ब्रिटिश विरोध में व्यतीत किया और यह स्वाभाविक रूप से सत्ता के प्रति आकर्षित हो रहे थे। कांग्रेसी नेता सत्ता का आस्वादन कर चुके थे और विजय की घड़ी में उससे अलग होने के इच्छुक नहीं थे। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के नेता थे वो लोग जो है जो अंग्रेज थे उनसे बहुत ज़्यादा दिनों से लड़ाई कर रहे थे और उनसे जो है संघर्ष कर रहे थे कि वो सत्ता में आएँ और उनकी सरकार बने और वो देश पे राज करें। लेकिन आखिर में उन्हें देखना पड़ रहा था कि यहाँ पे तो जिन्ना रुकावट बन रहे हैं और जिन्ना जो है कुछ उतना ज़्यादा लड़ाई लिए भी नहीं है अंग्रेजों से, ज़्यादातर लड़ाइयाँ हमने ली हैं। तो इसके लिए जो है कांग्रेस जो थी वो एकदम तैयार नहीं थी कि वो जो है अपना सत्ता किसी और के दे और वो जो है सत्ता में आना चाहती थी। इसलिए भी जो है इस आकर्षण की वजह से भी जो है भारत का पार्टीशन यानी कि विभाजन संभव हुआ। आगे हम लोग देखते हैं उपयुक्त कारणों ने भारतीय इतिहास की महानतम दुर्घटना भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। महात्मा गांधी के अनुसार यह आध्यात्मिक दुर्घटनाएं 32 वर्षों के सत्याग्रह का लज्जाजनक परिणाम था। यानी कि जो 32 वर्ष के सत्याग्रह थे जिनमें उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और भारत को आज़ाद कराने की सोचा, यह जो पार्टीशन था वह जो है एक आध्यात्मिक दुर्घटना था जिसमें जो है वह एक लज्जाजनक यानी कि बहुत ही शर्मिंदगी भरा ये परिणाम था जो पार्टीशन था, क्योंकि इतने लोगों ने मिलकर इस पूरे भारत को आज़ाद कराया लेकिन उसके बाद दो भागों में बट गए लोग, यानी कि मिलकर ही लोगों ने आज़ाद कराया था और अचानक से दो भागों में बट गए। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो है एक लज्जाजनक परिणाम है या था। तो ये था हम लोगों ने देखा कि पार्टीशन के कारण कौन कौन से थे। उनमें बहुत सारे पॉइंट हम लोगों ने देखे, लगभग 12 पॉइंट देखे और 12 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा हमने समझा। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा और आप एग्जाम में इसे अच्छी तरह से लिख पाएंगे। आपको ये 12 पॉइंट नहीं लिखने होंगे, अगर आप चाहें तो कुछ कम पॉइंट भी लिख सकते हैं लेकिन इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिएगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या देश का विभाजन रोका जा सकता था, यानी कि निष्कर्ष में अगर हम लोग देखें तो इसका विभाजन जो है वो रोका जा सकता या नहीं था, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयुक्त परिस्थितियों में कांग्रेस पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के लिए विवश थी। देश के विभाजन को रोकना कठिन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपयुक्त परिस्थितियाँ जो भी थीं उसमें कांग्रेस जो है पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने के लिए विवश थी, यानी कि उसको मजबूर थी कि उसे पाकिस्तान को देना पड़ना था क्योंकि उसे सत्ता की भी लालच था और मुसलमान लोग उसके साथ भी नहीं आना चाहते थे। आखिर हम लोग ने देखा कि 1946 की जो अंतिम सरकार थी उस अंतिम सरकार में भी जो है जो लियाकत अली खान थे उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, जबकि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था और एक देश एक लोग की बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो सपोर्ट नहीं किया। इसलिए कांग्रेस ने देखा कि मुस्लिम नेता लोग हमारे साथ रहते हुए भी हमसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए जो है कांग्रेस जो है वो विवश थी, मजबूर थी विभाजन के लिए और देश के विभाजन को रोकना कठिन था। पंडित नेहरू के अनुसार, यानी पंडित नेहरू ने क्या कहा था, यदि हमको आज़ादी मिल भी जाती, फिर से गड़बड़ हो गया, हम लोग आ चुके हैं फिर से, हाँ यहाँ पे, यदि हमको आज़ादी मिल भी जाती तो भारत निर्बल ही रहता जिसमें इकाइयों के पास अत्यधिक शक्तियाँ रहती। यानी कि अगर भारत मिल भी जाता तो भारत एकदम कमज़ोर रहता, एक सशक्त भारत नहीं रहता और अलग अलग इकाइयों के पास अत्यधिक शक्तियाँ रहती। अविभाजित भारत में सदैव कलह और परेशानियाँ रहती, यानी कि जब भारत विभाजित रहता, अलग अलग हिस्सों में रहता तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहती। इसलिए हमने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया जिसमें हम कम से कम शेष भारत को तो शक्तिशाली बना सकें, यानी कि विभाजन के बाद हम लोग शेष भारत
विभाजन इसलिए हुआ कि जो दो धर्म के लोग थे वो अलग अलग रहना चाहते थे। अब जो दो धर्म थे वो लोग अलग अलग हो गए, तो अब जाहिर सी बात है कि देश को जो है शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इस अप्रोच के साथ जो है जो नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो विभाजन को स्वीकार किया। जब दूसरे लीगी मुस्लिम हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते, यहाँ पे वो फिर आगे कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो लोग उनके साथ रहना नहीं चाहते, तब हम उन्हें कैसे विवश कर सकते हैं, यानी कि उनके ऊपर हम कैसे दबाव बना सकते हैं कि वो लोग हमारे साथ आएँ। उपयुक्त परिस्थितियों के कारण ही पंडित नेहरू ने आगे कहा कि हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः उनका देश का बंटवारा स्वीकार करना पड़ा। यानी कि जो रास्ता कांग्रेस बनाई थी कि दोनों लोगों को साथ में लेकर चलते हैं और कुछ दिन में जो है ये गतिरोध खत्म हो जाएगा और हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर पूरे देश को चलाएंगे, लेकिन इस गतिरोध को जो है ख़त्म होता हुआ नहीं देखा जा रहा था। यानी कि ये गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुसलमान लोग अलग अपने जिद पर अड़े थे कि उनको अलग पाकिस्तान चाहिए और हिंदू लोग अलग हिंदुस्तान के लिए अड़े हुए थे। इस दोनों के जो गतिरोध थे, इन्हीं की वजह से जो है कांग्रेसी नेताओं को जो है विभाजन को स्वीकार करना पड़ा और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और जो एक देश था वो दो देशों में बंट गया। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भारत का विभाजन है वो किन कारणों से हुआ और इसे जो है रोकना संभव था या नहीं था। तो हमने देखा कि इसे रोकना संभव नहीं था क्योंकि मुस्लिम लोग आने के तैयार ही नहीं थे और बहुत सारे कारण हम लोगों ने देखे, जिसको आप ऊपर फिर से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं और एक दो बार अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से जो है ये समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।